हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस सीरीज में जितना हमने सीखा है वो पूरा का पूरा बेसिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने सीखा है कि फंडामेंटल्स ऑफ एनएमआर क्या है, कि किस तरीके से किसी भी एक प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो किस तरीके से अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड खुद को अलाइन करके किस तरीके से डिफरेंट स्पिन स्टेट जनरेट करता है, और किस तरीके से हमें एक डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर रखे हुए प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस है वो एक डिफरेंट सिग्नल देते हैं, और किस तरीके से हम एनएमआर सिग्नल्स के थ्रू एरिया अंडर द पीक को यूज करके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो टोटल काउंट कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटॉन्स भी हम काउंट कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है वो भी हम काउंट कर सकते हैं। सो अभी हमें ऑर्गेनिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को सोल्व करने के लिए हमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के जो हाइड्रोजन या फिर जिन्हें मैं प्रोटॉन्स बोल रहा हूँ उनकी कुछ केमिकल शिफ्ट्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। वैसे एक डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर रखा हुआ कोई भी हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन है वो एक डिफरेंट एनएमआर सिग्नल देगा, एक डिफरेंट केमिकल शिफ्ट के ऊपर उसकी पीक आएगी। तो वैसे हमें एक पूरा का पूरी एक डिफरेंट सारी की सारी वैल्यूज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी हमें एक रफली आइडिया चाहिए होता है कि किस रेंज के अंदर किस टाइप का प्रोटॉन्स है वो सिग्नल देगा। हम यही डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो हाइड्रोजन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे कौन से केमिकल शिफ्ट के ऊपर एनएमआर सिग्नल देंगे, और कौन से वो फैक्टर्स है जो इस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को वो अफेक्ट करें। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरीके से केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट किया जाता है, और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरीके से केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करती है। शील्डेड, डीशील्डेड, अपफील्ड, डाउनफील्ड, इन सभी चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन टाइप से ही वो चीज करेंगे। जब मैं यहाँ पे डेल्टा स्केल बनाऊंगा, जो केमिकल शिफ्ट के लिए जो हमने एक डेल्टा स्केल डिफाइन किया था, जो डेल्टा की वैल्यू है वो थी जो हमारा जो कंपाउंड है वो कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, माइनस में जो टीएमएस जो रेफरेंस कंपाउंड है वो कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों का जो डिफरेंस जो आता है उसको हम डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। जो एनएमआर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली मेगाहर्ट्ज के अंदर होती है, और ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हर्ट्ज के अंदर होती है, और जो टोटल जो ये हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा पीपीएम के अंदर। और जो ये टीएमएस होता है वो हमारा होता है रेफरेंस कंपाउंड, और रेफरेंस कंपाउंड्स को हम जो डेल्टा होता है उसको जीरो फिक्स किया जाता है। तो जीरो फिक्स करेंगे तो अगर एक डेल्टा स्केल अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये सबसे इनिशियल पीक जो हमारी होगी जीरो होगी, टीएमएस के लिए होती है। तो इससे इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आएगा, पूरा स्केल आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट प्रोटॉन्स की अगर वैल्यूज लिखूं कि वो कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं 3 4 5 6 7 8 9 12। तो ये हमने 12 तक का स्केल ले लिया इसका, ये डेल्टा इन पीपीएम। तो अगर हम इनकी अगर वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे हम यही चीज देखेंगे कि किस रेंज के अंदर कौन सा पर्टिकुलर प्रोटॉन है, कौन सा पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, कौन से टाइप का हाइड्रोजन है वो किस रेंज के अंदर हमें सिग्नल देगा। उसके बाद हम कुछ जो पर्टिकुलर जो हमें टिपिकली याद ही रखने होते हैं उनमें से एक तो वो भी हम ध्यान रखेंगे, बट हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये पता है कि फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर रेंज अगर हमें पता है तो उसके थ्रू हम ये जो एनएमआर सिग्नल है वो आसानी से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOOH। तो इसका जो यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन आता है हमारा, जो OH का जो प्रोटॉन आता है, जो स्पेसिफिक जो प्रोटॉन होगा जिसके लिए हम ये डेल्टा वैल्यू, उसे मैं ब्लू कलर में लिखूंगा, बाकी मैं रेड में लिखूंगा। तो ये जो रीजन हमारा आता है यहाँ से लेके 10 से लेके ये वाला रीजन जो हमारा आएगा
वो रीजन हमारा आता है बेसिकली इसका आर सी ओ, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें इस हाइड्रोजन का इसका जो सिग्नल आएगा वो हमारा आता है 10 से लेके 12 तक। अगर कोई सिग्नल अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई पीक प्रेजेंट है तो नो डाउट वो कंपाउंड होगा, वहां पे हमारे पास COOH ग्रुप होगा। जो हमारा आएगा वो ये रीजन होगा हमारे पास कि 9 से लेके जो 10 की जो रेंज आएगी, ये वाली रेंज हमारी होगी इसकी आर एल्डिहाइड की, ये वाली रेंज। अगर एल्डिहाइड को अगर एल्डिहाइडिक अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसकी जो रेंज आएगी वो ये आएगी, यहाँ पे 9 से लेके 10 के बीच में ये वाला सिग्नल देगा। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे हम यूज करेंगे ये आएगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोजन का, जो बेंजीन रिंग हमारे पास होती है। तो बेंजीन रिंग के जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो 7 से लेके 8 के बीच में, या फिर थोड़ा और अगर हम इसको देखें तो 6.5 से लेके 8 के बीच में ये सिग्नल देते हैं। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे फर्दर आगे कि जो अगर ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, पैरा सब्स्टिट्यूटेड हो और या मेटा सब्स्टिट्यूटेड हो, तो ऑर्थो, पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये सिग्नल्स है वो डिफरेंट इसी रेंज के अंदर थोड़ा 0.2 0.5 के गैप के ऊपर ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा आता है जो ये वाला रीजन हमारा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो रीजन आएगा हमारा जो 5 से लेके फिर से 7 के अराउंड हो, फ्रॉम 4.5 टू अराउंड जो 7 के अराउंड जो ये रीजन आएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला जो रीजन होता है ये बेसिकली आता है हमारा इसका। तो ये वाला रीजन बेसिकली जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन होते हैं उसके लिए ये सिग्नल हमें मिलता है 5 से 7 की रेंज में। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है ये 2 से 3 के बीच का जो सिग्नल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला सिग्नल 2 से 3 के बीच में। और ये वाला जो सिग्नल है यहाँ पे बेसिकली हमें मिलेगा जो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड प्रोटॉन्स होगा वो जो C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसका, और दूसरा जो बेंजाइल प्रोटॉन्स होंगे तो CH2 जो आगे तो इनका जो सिग्नल्स है बेसिकली ये 2 से 3 के बीच में हमें इसी का सिग्नल मिलेगा। ये 2 to 3 बनाता हूं मैं इसको पूरा से, ये 2 to 3, ये 2 to 3 ppm के बीच में जो सिग्नल्स है वो इनके आते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है इस रेंज के अंदर। फिर इसके बाद जो 0 से 2 का जो सिग्नल रेंज आ जाती है हमारे पास, तो 0 से 2 की जो रेंज आएगी इस रेंज के अंदर हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो CH होते हैं वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास R3CH का हो जाएगा, ये हमारे पास R2CH2 हो जाएंगे, या फिर RCH3। तो ये वाले जो प्रोटॉन्स होंगे, हाइड्रोजन होंगे, उनका जो सिग्नल आता है वो 0 से 2 के बीच में आता है। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि 0 से 5 के बीच में इसी रीजन के अंदर हमें OH और जो हमारा NH होगा उसकी पीक मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी और कितनी वीक होगी, उसी के बेस के ऊपर जो OH के जो पीक आएगी और NH की पीक आएगी वो किस रेंज में आएगी, ये 0 की तरफ होगी यानी कि अपफील्ड होगी या फिर शिल्डेड रीजन की तरफ आएगी। वो डिपेंड करेगा
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी वीक है। और साथ ही एक चीज और यहाँ पे, ये वाला जो रीजन होता है, तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक्स आती है एनएमआर सिग्नल्स के अंदर, वो हमारी इसी रीजन के अंदर आती है। तो हमें ये एक रेंज ध्यान रखनी, हमारे पास ये जो 3 से 5 के बीच का जो रीजन आएगा, 3 ppm टू 5 ppm जो रीजन आएगा, ये इस वाले रीजन के अंदर हमारे पास वो वाले प्रोटॉन्स आते हैं जिनके साथ कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, लाइक कि हमारा ये इस टाइप का, कि अगर उसके साथ फ्लोरीन अटैच्ड है या फिर कोई हैलोजन अटैच्ड है या फिर NO2, इस टाइप का अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के जो प्रोटॉन्स आएंगे हमारे पास, उनका जो सिग्नल आएगा वो यही आएगा। कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बेस पे ये वैल्यूज है, वो रेंज है, यहाँ से वेरी करेगी कि ये 5 की तरफ जाएगा या फिर 3 की तरफ जाएगा। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट पीक्स होगी। इसके बाद जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये वाला जो रीजन आता है, इस साइड की तरफ जो रीजन आएगा यहाँ पे, जो 0 के अराउंड होता है, उसे हम बोलते हैं शिल्डेड रीजन, या फिर जिसे हम अपफील्ड भी लिखते हैं। और जितना हम इस 0 से इस साइड आते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला जो रीजन हमारा आएगा उसको हम बोलेंगे डाउन शील्डेड, सॉरी उसको हम बोलेंगे डी शील्डेड, या फिर कि एब्जॉर्प्शन है वो डाउनफील्ड हो रहा है, डाउनफील्ड टू टीएमएस, अपफील्ड टू टीएमएस। अगर हमें ये ध्यान में रहेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज ध्यान रखनी है कि 0 से 2 के बीच में जो हमारा आएगा वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड का आएगा, तो वो 2 आएगा, 1 आएगा या 0 to 1 के बीच में आएगा। वो हम देखेंगे कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है या फिर केमिकल शिफ्ट है, वो को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जैसे जो 2 से 3 के रेंज में हमारा ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसका, और जो 5 to 7 के बीच में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है उनका 7 to 8, या फिर थोड़ा मोर प्रिसाइज है तो हम बोल सकते हैं 6.7 to 8, और जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स है उसकी यहाँ पे 9 to 10, और ये 10 to 12 अगर आ रही है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रेजेंस हमें। चार्ट के बाद हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, कौन कौन से फैक्टर्स है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, कि वो डाउनफील्ड जाएगा या फिर अपफील्ड एब्जॉर्प्शन होगा, उस चीज को हम अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट की अगर बात करें हम, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस या फिर उस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कितनी है। तो ये वैल्यू जहां, तो ये कंसेप्ट मैंने वहां भी बताया जहां पे मैंने केमिकल शिफ्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जहां पे मैंने डिस्कस किया था, वहां पे पूरा प्रॉपरली वे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स है, जो हाइड्रोजन्स है, वो एक लेस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, और जिस कारण से उनकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो कम आएगी। और हमें यह भी पता है कि जो 0 है और टीएमएस है वो काफी शील्डेड होता है, तो उसकी जो पीक है, एनएमआर सिग्नल है वो, या फिर जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो टीएमएस के क्लोज आएगी, तो जिससे जो उसकी डेल्टा वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट है, वो लेस होता जाएगा। तो हमें सिर्फ यही चीज हम नोट करेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो सी, और कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो सीधी सी बात है कि इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी या फिर मोर होगी, तो उसका जो केमिकल शिफ्ट है वो लेस आएगा, तो केमिकल शिफ्ट लो होगा।
स्मॉल होगा। तो हमें इसी कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना है और इसी कंसेप्ट को हम यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है इसको अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर लिखूंगा मैं वो लिखूंगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस तरीके से केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट कर रही है। हम लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन है वो विड्रॉ कर। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं इसका CH3 है, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलाइड्स का। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेके चले तो यहां पे हमारे पास जो इसका जो केमिकल शिफ्ट आता है वो अराउंड आता है 4.1 के। इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो आता है अराउंड 3.1 के। जो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है उसका जो केमिकल शिफ्ट है वो हमें मिलता है 2.8 ppm के अराउंड और इसका हमें मिलता है अराउंड 2.5 ppm के अराउंड। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जो इसका ये ऑर्डर है वो इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या होगा कि जहां भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले ग्रुप जो अटैच होंगे, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाई है एज कंपेयर टू दिस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो वो ऑर्डर हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो फ्लोरीन होगा यहाँ पे वो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से क्या होगा कि जो ये कार्बन है यहाँ पे, तो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस Cl। तो यहाँ पे के कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये और कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो और लो है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी आयोडीन की वो कम हो जाएगी। यहाँ से फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो जहां भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी, तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो जो केमिकल शिफ्ट है वो कम आएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लो होगी तो केमिकल शिफ्ट है वो हाई आएगा। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है फ्लोरीन के कारण, तो ये इसका जो सिग्नल है वो हाई आएगा एज कंपेयर टू दिस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई आएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्रोटॉन्स है यहाँ पे, तो इनको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केमिकल शिफ्ट के बारे में ना बोल के ये भी बोला जा सकता है कि जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये वाले जो प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पे ये होंगे डीशील्डेड और ये होंगे शील्डेड। तो इस तरीके से भी इन वर्ड्स का यूज हो सकता है कि केमिकल शिफ्ट वैल्यूज ना लिख के डीशील्डेड और शील्डेड वर्ड यूज किया हो कि कौन सा हाईली शील्डेड है और कौन सा डीशील्डेड है, या फिर कौन सा डाउनफील्ड ऑब्जॉर्व करेगा और कौन सा अपफील्ड यूज करेगा। तो हमें इस वर्ड को भी ध्यान में रखना है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हुआ। तो एक और एग्जांपल अगर हम इसका लेके चले यहाँ से, तो हम इसका एग्जांपल ये लेके चलते हैं, पूरा ही रब कर रहा हूँ इसको। एक और एग्जांपल अगर लेके चले हम, लाइक Cl3 CH CH2Cl या फिर CH3Cl। अगर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे इस कार्बन के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इस कार्बन के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें
तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब केमिकल शिफ्ट है वो हाई आएगा। तो इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी और इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो सबसे लो होगी। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं OH2 इसको यहां पे, तो यहां पे अगर ये ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले तो कब होगी, जहां पे इलेक्ट्रो हाइड्रोजन के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने का मतलब कि ये ऑक्सीजन है वो इधर अपने इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से यहाँ पे जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने से मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डिक्रीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो तो हाई आएगी। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और डिक्रीज होगी और जिससे जो केमिकल शिफ्ट है वो हाई आएगा, यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है वो आएगा डाउन फील्ड की तरफ। तो मैंने जो रेंज बताई थी कि ये 0 to जो 5 ppm है वहां पे OH और NH है वो अपनी पीक देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और कितनी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जो सिग्नल है वो हमें मिलेगा 5 के अराउंड, और जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में इस साइड आएगा अगर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हमारा 5 के अराउंड आएगा अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस केस में। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन है, या फिर अगर हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये ऑक्सीजन इधर और ये यहाँ पे, तो यहां से अगर हम देखें तो इधर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, तो स्टेबलाइज होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने का मतलब है कि ये वाला एब्जॉर्ब करेगा डाउन फील्ड, या फिर जो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आएगी हाई। तो इसीलिए हमने देखा था, जो चार्ट बनाया था कि जहां पे जो इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आ रही है 10 to 12 ppm के अराउंड। इसी तरीके से अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड जो होता है यहाँ पे, तो ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है यहाँ पे। तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये, तो पर यहाँ पे ऑक्सीजन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो कर सकता है जहाँ पे जो कार्बन के सराउंडिंग है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये भी जो अपना है वो हाई फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो डाउन फील्ड की तरफ डाउन फील्ड सिग्नल देगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है तो वो अप फील्ड की तरफ। थर्ड फैक्टर की तरफ देखते हैं, तो तीसरा फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी हमारे हाइब्रिडाइजेशन।
सो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि हमारे पास कार्बन में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगी, sp3, sp2 एंड sp। हमें यह भी पता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो ऑर्डर आएगा वो हमारा ये होता है sp2 और sp। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यही था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसका जो केमिकल शिफ्ट है वो हाई आना चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस हाई केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट का जो ऑर्डर है वो आना चाहिए, ये ऑर्डर आना चाहिए sp2। बट अभी जो हमने जो चार्ट बनाया था उसमें हमने ये देखा था कि जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो एब्जॉर्ब करते हैं 0 से 2 ppm। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऐसे टाइप का अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है तो यहाँ पे ये sp2 आएगा, और वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर प्रेजेंट है तो वो आएगा sp। तो इसको हमने देखा था कि ये वाले जो पीक है वो आ रही थी 0 से 2 ppm की जो पीक है वो हमें मिल रही थी अराउंड 5 to 7 ppm, और जो sp की जो पीक है वो हमारे पास आ रही थी 2 से 3 ppm। तो जो एक्चुअल ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बट जो एक्चुअल जो ऑर्डर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है sp3 सबसे कम, sp और देन हाई होता है हमारा sp2। ये हमारा क्यों हुआ ऐसे। तो इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल अगर लेके चले तो एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं यहाँ पे मिथाइल का बनाता हूं। तो ये वाला अगर प्रोटॉन होगा तो इस प्रोटॉन का अगर हम NMR सिग्नल देखेंगे इसका, फिर मैं बनाता हूं CH2 बनाता हूं। तो ये वाले प्रोटॉन्स का अगर हम सिग्नल देखें और इसका अगर मैं सिग्नल देखूं, फिर इसके बाद बता रहा हूं मिथाइल CH। तो अगर हम इन तीन का अगर मैं सिग्नल देखना चाहूं NMR सिग्नल, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हाई होगी। ओके, और यहाँ पे ये 2 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे लो होगी। तो डेंसिटी हाई होने का मतलब है कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लो होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई का मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लो होगी, यानी कि वो उतना ज्यादा शिल्डेड होगा। तो सबसे ज्यादा जो केमिकल शिफ्ट है वो आना चाहिए इसका CH3 का, इसका। बट ये 3 डिग्री है ना हमारे पास, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो अगर मैं ये देखूं तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है का ऑर्डर होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे चले। पर जो इसका एक्चुअल ऑर्डर जो हमें मिलता है तो यहाँ पे जो इसकी जो एब्जॉर्प्शन आती है इसका एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो अराउंड 1.7 के अराउंड आती है, इसकी 1.5 और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1.2 ppm इसके अराउंड। तो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था और जो इसका एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है।
तो ऐसा किस कारण हुआ कि जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज था, sp2 हाइब्रिडाइज था, sp था, इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था, पर जो इसका एक्चुअल ऑर्डर है वो हमें मिलता है ये वाला। तो ऐसा, और जो इनका हम अगर देखें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये, बट जो इसका एक्चुअल होता है वो होता है ऑर्डर ये। तो ऐसा किस लिए होता है, तो इसको हम आगे एक कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड्स लगेगा वो डिफरेंट लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण ये जो केमिकल शिफ्ट है वो इसका एक्सपेक्टेड से डिफरेंट, ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, उसके कारण जो ये किस तरीके से जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है या फिर एरोमेटिक बेंजीन्स है वो एक हाई केमिकल शिफ्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू हमारे जो एसिटाइलिन जो प्रोटॉन्स है उसके कंपैरिजन में। और जो ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री जो प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो इनका केमिकल शिफ्ट है जो एक्सपेक्टेड हमारा यही था कि 1 डिग्री का जो केमिकल शिफ्ट है वो हाई होना चाहिए, बट जो इसका एक्चुअल है वो 3 डिग्री का हाई होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम देखेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट के बारे में।